नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। सैम पित्रोदा पिछले 48 घंटों से सुर्खियों में है और उसके बाद राजस्थान के पिच पर भी उनकी एक तरह से घनश्याम तिवाड़ी जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, आज उनकी एंट्री सैम पित्रोदा की राजस्थान में भी की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरह से सैम पित्रोदा पर हमला किया, उसके बाद इस विवाद को और बढ़ा दिया। हालांकि कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा किया, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उनका इस्तीफा हुआ। कांग्रेस के भीतर भी सैम पित्रोदा को लेकर अब कहीं न कहीं दो फाड़ नजर आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की राजनीति में सैम पित्रोदा का जो अध्याय और जो जगह थी, क्या उसमें अब एक नई किताब लिखी जाने की तैयारी हो रही है? अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रतीक सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कृष्ण कुमार जानू बीजेपी से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कृष्ण कुमार जानू जी आपसे ही करते हैं। प्रतीक सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े तब तक, वाकई में सैम पित्रोदा इतने बड़े व्यक्ति हैं कि राजस्थान में आज उनका घनश्याम तिवाड़ी जी को भी जिक्र करना पड़े, और जिक्र जिस संदर्भ में किया गया है, क्या उनके बयान को वाकई में इतना तूल देने की जरूरत है? मीना जी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राजीव गांधी और उसके बाद उनके बेटे राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं। अगर कांग्रेस पर्दे के पीछे पॉम्पडर बनाकर किसी से कुछ भी कहलवाएगी और देश की राजनीति में राष्ट्र के बारे में सोचने वाले लोग चाहे राजस्थान के हो चाहे असम के हो चुप रहेंगे, ये कल्पना भी कोई क्यों करता है? सेम पित्रोदा ने जिस प्रकार के घटिया शब्दों का चयन करते हुए भारत का जिस प्रकार रंग भेद के आधार पर विभाजन करने का कोशिश किया है, आपको नहीं लगता उसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है? सेम पित्रोदा के मामले में कांग्रेस जिस प्रकार अपने को अलग करके पल्ला झाड़ रही है, वास्तव में कितना अलग है सेम पित्रोदा से कांग्रेस? राहुल गांधी के देश के बाहर जितने कार्यक्रम बनते हैं उनका मैनेजमेंट तो सेम पित्रोदा करते हैं, और भारत के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो कांग्रेस अपने आप में कह देती है हमारा उसका कुछ नहीं लेना देना, उनका निजी बयान है। ये कांग्रेस की अतीत की आदत है। मणिशंकर भी कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस कहती है निजी बयान है। कांग्रेस ने अब तक कितनी बार अपने नेताओं के बयानों को निजी बयान बताकर देश को गुमराह करने की कोशिश की है? ये एओहुम द्वारा स्थापित कांग्रेस आज भी अंग्रेजों के मार्गदर्शन में चल रही है, उसी मानसिकता से चल रही है और उसी प्रकार के अहंकार की भाषा इसीलिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री से लेकर देश के जो सत्तारूढ़ दल के नेता है उनके बारे में अभिव्यक्त करते रहते हैं। ये इस बात का संकेत है कि सेम पित्रोदा पर जितनी चर्चा हुई उससे ज्यादा होनी चाहिए और कांग्रेस की जितनी निंदा हुई उससे ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई तो होने का, जब उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया तो एक संदेश है कि भाई उनका निजी बयान था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन मेरा सवाल जगदीश शर्मा जी, एक तरफ तो बीजेपी के हमलों से सैम पित्रोदा की जो भी स्थिति है, दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर भी अब कोई परेशानी उनको लेकर, जिस तरह अलग अलग फेजेस में कांग्रेस के आला कमान के आसपास जिन लोगों का घेरा रहता है और उन लोगों की आपस में जो इंटरनल एक दूसरे की जड़ें काटने के जो प्रयास होते हैं, क्या सेम पित्रोदा भी अब उसी दौर से गुजर रहे हैं? मीना जी ऐसा है, ये तो जो कांग्रेस के आला कमान है या शहनशाह, पीएम की भाषा में कहें तो शहनशाह है, जो कुछ भी है, वो अगर इसी तरीके के लोगों को अपने इर्द गिर्द रखते हो पहले, जिनको कि आपस में लड़ना होता है, आपस में जड़ें काटना होता है, तो मेरे समझ में नहीं आती नेतृत्व किस बात का है। ये नेतृत्व करेगा क्या फिर, अगर आपस में ही लड़ाने वाले लोगों को अपने आसपास मिलाकर रखेगा तो? ये श्रीमान गंगा प्रसाद पित्रोदा है, गंगा प्रसाद पित्रोदा इनका पूरा नाम है, सुंदरलाल गंगा प्रसाद पित्रोदा। तो ये है तो यही कहीं उड़ीसा की इनकी रिहायश रही है पुरानी,
जब यहीं के हैं तो यहाँ हिंदुस्तानियों को ऐसे रंग बिरंगा क्यों देखते हैं? तो दिमाग में क्या है, जाकर देखते हैं, किसी को ब्लैक, किसी को व्हाइट देखते हैं, किसी को ब्राउनिश देखते हैं। इसका मतलब कि कहीं न कहीं उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें भरी हुई हैं पहले से, जो कि वो अपने शिष्य कह दीजिए या कुछ और फ्रेंड कह दीजिए कि राहुल गांधी के दिमाग में भरते हैं या उनसे इस बारे में बात करते हैं या कोई आइडिया शेयर करते हैं, तो उस आइडिया के पीछे का सोच किस तरीके का होता है, वो बहुत क्लियर हो जाता है। ऐसे लोग इस हिंदुस्तान के बारे में क्या फैसला लेंगे और कैसे लेंगे, हम अचानक और आसानी से निर्णय कर सकते हैं इसके बारे में। सैम पित्रोदा जो है वो अब तो ज्यादातर विदेश में रहते हैं, यूएस उनका ठिकाना है, लेकिन वो हिंदुस्तान में भी जब थे तो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने इसी ढंग के काम किए। वो रंग भेद वाली स्थिति में रहते हैं। देखिए दुनिया में, अमेरिका में भी एक जमाने में रंग भेद की बड़ी जबरदस्त तरीके से आंदोलन छिड़ा था। तो किसने इस बात को देखा? कौन इसको सोचने वाला था? जब पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक तरीके से ह्यूमन राइट्स का इस तरीके से उत्थान हो रहा हो, तो सैम पित्रोदा जैसे आदमी जो कि हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिंदुस्तान में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया को, मैं तो मुखिया ही उनको कहूंगा, क्योंकि वो भले ही अब पद पे नहीं हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं वो उनके बिना, उनकी नॉलेज के बिना नहीं होते या उनकी सहमति के बिना नहीं होते। तो ऐसे आदमी को एडवाइस करने वाला आदमी अगर इस लेवल पे बात करता हो, किस तरीके की बातें वो करता होगा, मैं अंदाजा लगाना मेरा मुश्किल है। लेकिन हिंदुस्तान में ये चीज बिल्कुल भी नहीं चलेगी, जी पहले भी नहीं चली, कभी भी जिन जिन ने भी ये बातें की, और अब भी ये चलने वाली नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान अब जो है बहुत आगे बढ़ गया है। हिंदुस्तान अब जी वो 45 वाला हिंदुस्तान नहीं है, अब तो जी 2047 वाला हिंदुस्तान बनने वाला है। उसमें ये जाति, रंग और ये चीजें बहुत घटिया मानी जाती है और इनकी अब कोई जगह रह नहीं बाकी गई है। लेकिन लेकिन सैम पित्रोदा, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, इनको जरूरत क्यों पड़ी इस तरह का बयान देने की? ये भी एक सवाल है, राजीव तिवारी जी। और उन्होंने क्या सोच के इस वक्त जब इलेक्शन का इतना जबरदस्त माहौल चल रहा है और इलेक्शन के मुद्दों की बात हो रही है, वहां पर सैम पित्रोदा ने बिना सोचे समझे ये बयान नहीं दिया होगा? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसके पीछे है। और फिर अचानक उन्होंने कांग्रेस के ओवरसीज प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा भी दे दिया। उनसे इस्तीफा मांगा नहीं गया था, वो तो ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई उसके पीछे बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। इसके पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी विचारधारा बदल गई हो। तो अब कुछ भी हो सकता है। अब ये तो सैम पित्रोदा अब चूंकि इंडियन नेशनल भी नहीं है, वो तो अमेरिकन नेशनल है, वो यहाँ के नागरिक भी नहीं है, अमेरिकन नागरिक हैं, और वो क्यों दे रहे हैं इस तरीके का बयान जिससे कि भारत में हलचल मचे, एक दूसरे का, किसी पार्टी का नुकसान हो, किसी पार्टी को फायदा हो। तो ये चुनाव के समय में, जैसे पिछली बार मणिशंकर अय्यर ने दिया था बयान, तो मुझे तो लगता है कि पित्रोदा जी कहीं ना कहीं किसी विचारधारा से प्रेरित हैं, और वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये तो जांच का विषय है। और उनका अपना है, अब वो हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है, बाहर रह के वो, क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इसलिए उनका बयान निंदनीय है। यहाँ पे सर्वत्र निंदा हो रही है। और वो गांधी परिवार के, राजीव गांधी के सहयोगी रहे और राहुल गांधी के राजनीतिक एक तरीके से गुरु रहे। तो इसलिए इस उनकी बात का महत्व है, वरना तो कोई अमेरिकी नागरिक कुछ भी बोलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उस बात को लेकर इनका महत्व है, और वाकई इसकी सर्वत्र निंदा होनी चाहिए इनके बयान की। लेकिन उनकी इस बयान को किसी से भी जोड़कर नहीं देखना चाहिए। वो उनकी, क्योंकि अब वो न तो उस पार्टी के हैं,
और जिस पार्टी में वे थे उसने उससे पल्ला झाड़ लिया। आप देखिए ना, बहुत सारे दूसरी पार्टियों के भी नेता अनर्गल बयान दे देते हैं, उसके बाद वो पार्टी कहती है भैया हमारा इनके निजी व्यक्तिगत राय है, इससे हमारा क्या लेना देना, आई गई बात हो जाती है। लेकिन जो मौका है ये चुनाव का, और इसमें जिस तरीके से वो 2 बार बोले, तो वो महत्व रखता है कि तो क्या है इसके पीछे। राजीव तिवारी जी, ये जो नफा नुकसान है, ये नफा नुकसान कैसे कोई काम बहुत करेगा? ज्यादा जरा विस्तार से मुझे बताइए। नहीं लगता है, मुझे बहुत ज्यादा इससे नफा नुकसान नहीं लगता, क्योंकि अगर वो भारत में होते, भारत में किसी पद पे होते और कांग्रेस उनको निकालती, तब समझ में आती बात कि हाँ इन्होंने कुछ इस तरीके की बात करी है जिसका राजनीतिक वाकई भारत पे प्रभाव पड़ेगा। अब वो वहां बैठ के कुछ भी बोलते रहे अमेरिका में, और क्यों बोल रहे हैं अभी तो ये एक बात सोचने की है। और फिर क्यों वो पार्टी से इस्तीफा भी दे देते हैं बिना मांगे, ये सारी बात देखने की है कि इसके पीछे क्या है। हिंदुस्तान हालांकि उस विषय से सैम पित्रोदा की इस स्टेटमेंट को जोड़ना कोई बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं होगा, लेकिन ये भी सच है कि हिंदुस्तान की सत्ता यूरोप और अमेरिका मिलकर जिस तरह से तय करते आए हैं कि वहां कैसे सत्ता चलेगी, कौन सत्ता में आएगा, कैसे हिंदुस्तान की दिशा आगे बढ़ेगी, इसको लेकर जिस तरह से वहां से फंडिंग भी होती रही है और वहां से विचारों को बढ़ावा भी मिलता रहा है, उस संदर्भ में पूरे दुनिया में होता रहा है। सब पिछली बार ट्रम्प के चुनाव के समय रूस पर आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे कि पूरे चुनाव को प्रभावित किया उसने। तो ऐसे ही ये जो बड़ी कंट्रीज है, विकसित देश हैं, वो दूसरे देश के राजनीतिक परिदृश्य को, आर्थिक परिदृश्य को अपने हानि लाभ को जोड़ते हुए वो उसको प्रभावित करते रहते हैं। जी, तो हो सकता है कि किसी विदेशी का भी इसमें हाथ हो, क्योंकि वो खुद विदेशी है पित्रोदा, तो अब हो सकता है उसमें कोई विदेशी कोई हाथ भी हो सकता है इसके लिए। जी, कृष्ण कुमार जानू जी, राजीव तिवारी जी कह रहे हैं कि विचार उनका बदल गया हो। आपके तेवर देख के तो लगता है कि आप उनको अभी सामने आ जाए तो पता नहीं क्या करें, मतलब पार्टी को इतना बुरा लग रहा है और आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है उनके स्टेटमेंट से। इस देश में ऐसे स्टेटमेंट इस देश के लिए नहीं दिए जाने चाहिए। तो विचार तो नहीं बदल रहा है ना, उनका विचार का स्वागत तो नहीं हो रहा है आपके पास आने वाले दिनों में? मीना जी, कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी रही है अतीत में भी, मणिशंकर अय्यर के विचार बदले थोड़ी थे। पाकिस्तान में जाकर मोदी को हटाने की मदद मांगना कितना भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने का प्लान था। सेम पित्रोदा ने खुद ने इस्तीफा दिया है, वो अपना इस्तीफा वापस भी तो ले सकता है। जैसा राजीव जी कह रहे हैं, कांग्रेस ने उन्हें निकाला नहीं है, उसने इस्तीफा दिया है, चुनाव के बाद हो सकता है वापस ले ले। कांग्रेस जिस प्रकार का खेल इस देश के साथ खेल रही है, हो सकता है पर्दे के पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो एओहुम के समय कांग्रेस जिस एजेंडे के साथ बनाई गई थी, आज भी उसी एजेंडे पर इस देश के साथ कांग्रेस के राजनीतिक दल के रूप में वही लोग खेल खेल रहे हो। कौन इनकार कर सकता है? और जो बात आपने कही कि सैम पित्रोदा अगर सामने आ जाए तो क्या हो, मीना जी उसके साथ वही हो जिसका वो पात्र है, उसके साथ वही व्यवहार हो जिस प्रकार का उसने बयान दिया है, इस बात में कोई दो राय नहीं। कृष्ण कुमार जानू जी, बयान है, व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है किसी संगठन से, उस व्यक्ति का अपना एक अनुभव भी है, इस देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री को एक कंट्रीब्यूशन भी है, इसलिए थोड़ा सम्मान सबके लिए बना दे। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर दी है सैम पित्रोदा ने। कांग्रेस की कितनी परेशानी इससे बढ़ी हुई आप मानते हैं पूरे देश में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है? और एक माहौल ये भी है, मतलब अभी भी राहुल गांधी बोल रहे थे कि देखिए मोदी जी जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, कांग्रेस सरकार बना रही है। कांग्रेस सरकार बना रही है या नहीं बना रही है मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा जरूर है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने आप को कम से कम चर्चा का विषय जरूर बनाया है। तो ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाना सैम पित्रोदा के द्वारा कौन सी सोची समझी नीति आपको नजर आती है? मीना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सैम पित्रोदा का बयान आया है वो ऐसे समय में आया जब देश में चुनाव की जो पूरा वो उफान पर है, तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है और
इस तरह की बात करना वाकई बहुत खतरनाक था पार्टी के लिए। और उन्होंने ये बयान क्यों दिया, किस सोच के साथ दिया, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। मगर ये भी सच है कि कोई बयान किसी का भी आता है, उसको अगर प्रधानमंत्री के लेवल पर उठाया जाता है तो वो बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से रिएक्शन दिया, वाकई वो देश के लोग उसको चाहते थे। मगर एक चीज मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूं शुरू से कि कांग्रेस का नेतृत्व अपनी पार्टी पर बहुत ढीला है। उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि हमें किस समय पर क्या बोलना है। बिल्कुल बिखरी हुई कांग्रेस है और इस तरह का बयान और मुद्दे वो जान कर या अनजान में विपक्ष को देते हैं और विपक्ष उसको लपकता है। और प्रधानमंत्री ने मौके का फायदा उठाया। बयान हालांकि अमेरिका से आया, जैसे जगदीश जी ने कहा, उसका कोई महत्व नहीं था यहाँ पे, मगर क्योंकि वो इस तरह का एक पार्टी के ओवरसीज का अध्यक्ष है वो था, और उनका जो कंट्रीब्यूशन जिसकी आपने बात की टेलीकॉम में और उसमें रहा है, तो उनका एक अलग है। मगर दूसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी ने जोड़कर देखी है, वो मुद्दा जो उसका चल रहा है वो विदेशी मूल का, जो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको जो विदेशी मूल का मुद्दा है उसको भुनाने का भारतीय जनता पार्टी को एक आसान मुद्दा मिल गया सेम पित्रोदा के इस बयान से। विदेशी मूल बहुत लंबे समय से, जब से सोनिया जी आई हैं राजनीति में और उसके बाद से जो भी आप परिदृश्य देखे, जितना भी इलेक्शंस हुए उसमें हर बार ये विदेशी मूल का हुआ। जब एक बार प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तब विदेशी मूल का मुद्दा आया, और सुषमा स्वराज ने तो बहुत कुछ कहा, उन्होंने तो बहुत कुछ किया विदेशी मूल को लेकर के। लेकिन सुषमा स्वराज को और उनके विदेशी मूल के मुद्दे को बीजेपी द्वारा उठाए जाने को इस देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो राजीव गांधी की पत्नी है। और हमारे यहाँ तो जैसे ही परिवार में बहू आती है तो वो घर की हो जाती है एक तरह से। तो कम से कम इस मुद्दे पर बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी। डॉक्टर मुकेश अरोड़ा। मीना जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, मगर भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा छोड़ा तो नहीं ना। सुषमा जी ने कितना किया, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिला। वाजपेयी जी ने भी ये बात कही थी, मेरे को ध्यान है, जहां तक कि जब हमारे घर में बहू आ जाती है तो वो हमारी बन जाती है। मगर तो भी पार्टी ने वो मुद्दा तो छोड़ा नहीं ना, वो मुद्दा तो लगातार चलता ही रहा और आज भी चल रहा है। तो उसका जो कनेक्शन है इस मुद्दे के साथ में, जिस तरह से सेम पित्रोदा ने ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ साउथ को डिफ्रेंशिएट किया और जो कलर के आधार पर उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की, तो उन्होंने उसी चीज को तो जोड़ा है। सुधांशु त्रिवेदी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखें तो उसमें क्या कहा गया कि सेम पित्रोदा की जो नीति है, जो नीयत रही है इसके अंदर, वो यही तो रही है कि वो इस चीज को जान करके लाए ताकि इस देश को तोड़ा जा सके, उसको बांटा जा सके, जबकि भारत इन आधारों पर बंटने वाला नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने राम मंदिर मुद्दे को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया उसको भी जोड़ा सुधांशु त्रिवेदी ने इसके साथ में। तो जो विदेशी मूल का मुद्दा है वो अभी तक पूरे चुनाव से गायब था। आप जो 3 चरण के चुनाव देख लीजिए, वो 3 के चरण के चुनाव में कहीं विदेशी मूल का मुद्दा नहीं था, और यहां आकर के विदेशी मूल का मुद्दा सेम पित्रोदा के बयान के बाद आ गया। और इस तरह से आया कि वो एक नए मुद्दे जो चल रहे थे उनसे हटकर वापस आ गया। वो जो मुद्दों को जन्म दिया उसने, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उसको लपका और जिस तरह से आगे उसको लाए वो चर्चित तो हुआ। तो इससे जो भारतीय जनता पार्टी जो विभिन्न मुद्दों की तलाश में थी, उसके अंदर एक और नया मुद्दा सेम पित्रोदा ने दे दिया, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए घातक होगा। और कांग्रेस के लिए जो आपका मूल प्रश्न था इसके बारे में कि क्या क्या नुकसान होगा, हाँ ये मैं मानता हूं कि ये विदेशी मूल का मुद्दा चलेगा नहीं, मगर चर्चा में जरूर आएगा। और लोग जो निचले लेवल जो सोच रखते हैं, जो अलग तरह से अपनी एक मानसिकता के लोग हैं, या जो आइडियोलॉजिकल एक बिलोंग करते हैं, उनमें ये बात जरूर परपेट होगी कि हाँ, विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर अभी भी कांग्रेस के अंदर नीति में बदलाव नहीं हुआ, जिसको लेकर के सेम पित्रोदा आज भी उसी नीति पर और उसी नीयत से बयान दे रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं।
तो मेरा तो ये बहुत स्पष्ट मानना है कि हाँ, इससे नुकसान तो होगा, मगर कितना होगा, कितना ज्यादा होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है मैंने, क्योंकि हमारा देश इतना डाइवर्सिटी वाला है, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट, बहुत बड़ा देश है। कहाँ कहाँ तक ये पॉपुलेट होगा, कितना पॉपुलेट होगा, ये तो समय बताएगा। मीना आपने जो कही उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये जो दक्षिण की तरफ बीजेपी की कमजोर स्थिति है, इस पर भी इस बयान से कोई असर होगा जगदीश शर्मा जी? इस बयान से बीजेपी कुछ फायदा उठाने की कोशिश करेगी? पहली बात। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जगदीश शर्मा जी, कि अगर विदेश में बैठकर एक शख्स जो कि कांग्रेस पार्टी में इतनी अहमियत रखता है, अगर इस तरह का बयान देता है, और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनीष अरोड़ा ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उसका समर्थन नहीं करती, और मतलब मुझे लगता है कि हम सबको ही प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसमें प्रधानमंत्री उसको लपके, उसकी बजाय प्रधानमंत्री ने उस मुद्दे को उठाया, अगर हम ये कहें तो ज्यादा अच्छा है डॉक्टर मनीष अरोड़ा, विद ड्यू रेस्पेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब प्रधानमंत्री की स्पीच में जिस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है, हम सब की शब्दावली पे उसका असर पड़ रहा है क्या जगदीश जी? मीना जी, ऐसा है, अभी 3 दिन पुरानी बात है, मैं टाइम्स नाउ पर प्रधानमंत्री का एक पर्सनल इंटरव्यू देख रहा हूँ। वो करीब 1 घंटा 10 मिनट का इंटरव्यू था, पूरा लंबा। उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री खुद बोले थे, इस देश की जो चुनाव प्रणाली है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली के हिसाब से हमारे यहाँ पर इलेक्शन होता है, उसको प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियां अपने अपने लेवल पर बहुत ताकत लगाती है। इस बार भी ताकत लगी है। वो एज ए प्राइम मिनिस्टर वो इंटरव्यू में बोले थे कि इस बार भी ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो ताकतें इस देश की जो उच्च परंपरा है लोकतंत्र की, उसके आगे बहुत सफल नहीं हो पाएंगी। तो कौन सी ताकत थी जिनकी तरफ की प्राइम मिनिस्टर इशारा कर रहे थे? वो यही थे, सैम पित्रोदा जी, और भी कोई होंगे, लेकिन एक तो दूसरे दिन ही सामने आ गए, खुद ही अपने आप ही आ गए। इस देश को तोड़ने के लिए, 4 टुकड़ों में बांटने के लिए उन्होंने 4 कलर निकाल दिए, और मैं तो उस क्लासिफिकेशन जो उन्होंने किया है तथाकथित, उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 4 रंग के लोग नहीं है। हमारे यहाँ तो, अब आप बताइए, उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न इंडिया की तरफ के जिन लोगों का कलर बताया है वो व्हाइट बताया, यहाँ कहाँ है व्हाइट? जबकि साउथ में उन्होंने बिल्कुल कहा है कश्मीर वाले विदेशी दिखते हैं। हाँ, कश्मीर वाले यहाँ तो आप थोड़ा थोड़ा तो हर जगह प्रभाव ढूंढ सकते हैं। आप ये रिजेम्बलेंस तो आप बस केवल कहीं ढूंढ सकते हैं अगर आपकी मंशा है तो, लेकिन अगर मंशा नहीं है तो आप फिर पूरे तरीके से हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी माने। हम आज भी पहचान जाते हैं। हमारे यहाँ भी जो ह्यूमन रेसेज हैं, उनमें से कम 6 रेसेज में से 5 तो हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं इंडिया में। हमारे नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए आप, एक अलग ह्यूमन रेस है, आप देखते ही पहचान जाते हैं, लेकिन आपके अंदर कोई फीलिंग आती है क्या उनको लेकर? किसी के भी अंदर कोई खास किस्म की फीलिंग होती है कि भाई ये नाटा, ठिगना, मोटी आंख वाला गोल मटोल है, तो ये कौन सी कैटेगरी का? और जैसा कि आप बता रहे कश्मीर के लोग हैं, वो आपको बिल्कुल अलग किस्म के दिखाई देंगे। क्या हमारे यहाँ पर वेस्टर्न हिंदुस्तान में देख लीजिए आप, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनके लोग जो हैं आपको बिल्कुल एक जैसे, सिमिलर सी हाइट, सिमिलर सी स्किन कलर और इस तरीके के मिलेंगे। लेकिन कभी किसी को एक दूसरे को देखकर और कोई वासी चीज लगती नहीं है। सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हमारे यहाँ पर जैसे बहुत सारे ब्लैक, बिल्कुल ही ब्लैक भी लोग मौजूद है। साउथ में आप जाएंगे तो आपको लगेगा जो निग्रोनियन
कलर है स्किन का, उससे भी ज्यादा ब्लैक मिल जाएंगे। लेकिन वो तो हमारे अंदर कोई भौगोलिक परिस्थिति उस इलाके की अलग है और कश्मीर की अलग है, हिमाचल की अलग है। भौगोलिक परिस्थिति से रंग भी तय होता है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं उससे, खान पान भी जुड़ा हुआ है। बहरहाल प्रतीक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं जगदीश जी, मैं एक बार उनके पास जाना चाहती हूँ। प्रतीक जी, कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है? कितनी मुश्किलें बढ़ी हैं आपकी सैम पित्रोदा की वजह से? पार्टी कितनी बैकफुट पर है? पार्टी को क्या क्या मतलब परेशानियां आने वाले 2 फेजेस अभी तो बचे हुए जो हैं, उनमें कितनी परेशानियां दिख रही हैं आपको? देखिए, 2 नहीं बल्कि 5 फेजेस सबसे पहले बचे तो मैं हुए हैं। माफी चाहता हूँ लेट से जुड़ने से, कुछ कारणों की जी, वजह से मैं जुड़ नहीं पाया। जी, जी। सैम पित्रोदा जी ने जो भी बोला और जो भी स्टेटमेंट दिया, और कांग्रेस पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती है, और इसी के कारण आपने देखा कि ये स्टेटमेंट देने के 10-12 घंटे के अंदर अंदर उनका इस्तीफा हो गया, क्योंकि उनका जो जो कहने का जो मतलब था या जो कहना चाह रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी उस चीज से इत्तेफाक नहीं रखती है, क्योंकि हम भिन्न भिन्न भाषा के, भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं और एक साथ रहते हैं, तभी तो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। लेकिन मैं एक आपको एक स्टेटमेंट और याद दिलाना चाहता हूँ। 2017 के अंदर बीजेपी के एक तरुण विजय हैं, जो सांसद भी रहे हैं, वो आरएसएस की जो पांचजन्य जो जो अखबार आता है उसके एडिटर भी रहे हैं 2016 तक, 2008 से लेकर के। उन्होंने ये कहा था कि जो साउथ में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं, जो वहां रहते हैं, जो काले लोग हैं, जो काले हैं, हम उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रखते, उनको हम हमारे साथ रखते हैं। और अल जजीरा को ये इंटरव्यू दिया था, उसके बाद में बहुत सारे विवाद हुए थे। तो क्या बीजेपी ने उनसे इस्तीफा मांगा? नहीं मांगा। आज तक भी वो बीजेपी का हिस्सा है। आपने देखा संजय निषाद जी ने ये कहा था कि रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र नहीं है, संजय निषाद को निषाद राजा के राज के पुत्र हैं। तो बीजेपी ने उनके साथ किनारा किया? नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया, जो हिंदुस्तान का जो राजनीति है, जो हिंदुस्तान के चुनाव है, उसका कोई मुद्दा ही नहीं है। वो हिंदुस्तान के चुनावों का जो मुद्दा है वो है महंगाई है, वो जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जो आर्थिक समानता असमानता आ चुकी है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीब आदमी के पास में ना तो सिलेंडर खरीदने के पैसे हैं, ना नौकरी उसको मिल रही है। तो मूल मुद्दे ये हैं, और मुझे लगता है कि अब मूल मुद्दे जनता समझ चुकी है। जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज निकल करके आ रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का बार बार बिबला करके अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट देना है, उससे पता चल रहा है कि जो हिंदुस्तान के मूल मुद्दे हैं वो ये हैं। अब उसके बाद में कोई कुछ बोलता है नहीं बोलता है, उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। चुनाव महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द ही रहने वाले हैं। जी, तो प्रतीक सिंह जी ने बहुत ही तार्किक ढंग से अपनी बात को, पार्टी की बात को रखा। पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पार्टी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। राजीव तिवारी जी, अशोक गहलोत जी के ओएसडी सरकार जाते ही जिस तरह से बदलते हैं, सैम पित्रोदा अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई बहुत अच्छी स्थिति में इस देश में आज की तारीख में स्टैंड नहीं कर पा रही है, और एक एक करके जितने लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए हैं, अगर सैम पित्रोदा भी उस तरह की लाइन में, कतार में खड़े हो जाते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो वाकई में कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने की बात है कि मतलब वो किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। देखिए, सैम पित्रोदा जी को अगर कांग्रेस छोड़नी होती, ये सोचकर कि कांग्रेस अब डूब रही है, तो ये पहले ही छोड़ देते 2019 में ही। अब तो कांग्रेस उससे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सारी मीडिया भी कह रही है, सारे राजनेता भी कह रहे हैं, खुद मोदी जी कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी भी उसको पैसे दे रहे हैं, यानी वो मजबूत हो रही है। तो फिर पित्रोदा जी को छोड़ने की क्यों जरूरत आन पड़ी? ये सोचने की बात है ना भाई। आदमी जब कोई चीज, जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले उसको छोड़कर भगते हैं, लेकिन जब जहाज बिल्कुल चल रहा होता है तो वो तो चूहों की सबसे बड़ी रोजी रोटी होती है, क्योंकि खूब खाना मिल रहा होता है, खूब फल फूल रहे होते हैं उसमें। तो यानी कांग्रेस तो अब पहले से थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। जितने भी आप देखें कि हम सो कॉल्ड गोदी मीडिया भी जिनको बोलते हैं, वो तक अब
कांग्रेस के बारे में कहने लग गए हैं। तो अब कांग्रेस जब वापस से रिवाइव कर रही है उस समय कोई उसको क्यों छोड़ेगा, ये सोचने की बात है। और जो छोड़कर जा रहे हैं वो अपने कारणों से जा रहे हैं। अब जो तो इतना बड़ा आरोप मोदी जी ने लगाया, राजीव मेरी एक तिवारी सेकंड जी, की बात है, एक सेकंड की बात है कि मोदी जी ने जो इतना बड़ा आरोप लगाया कि अडानी अंबानी ने कितने बोरों में भरकर टेम्पो में पैसे भेजे। आज इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का इतना बड़ा जमाना है कि अगर एक गली में किसी की चेन स्नैचिंग भी होती है तो उसकी भी वीडियोग्राफी आ जाती है। तो टेम्पो में पैसे जा रहे हैं तो अभी तक तो पकड़े जाने चाहिए थे, अरेस्ट हो जाने चाहिए थे राहुल गांधी भी। केजरीवाल जी हो गए ना, मनीष सिसोदिया हो गए ना, तो उनको भी हो जाना चाहिए था अब तक गिरफ्तार। उनके यहाँ भी ईडी का छापा पड़ जाना चाहिए था, सीबीआई पहुंच जानी थी। भाई सार्वजनिक रूप से हम तो कह रहे हैं ना कि भाई अडानी और अंबानी ने पैसे दिए, बोरों में भर भर के दिए, टेम्पो से गए। तो आप बताइए, मैं तो जानू साहब से पूछता हूँ क्यों नहीं अभी तक राहुल गांधी को अरेस्ट कराया, या जिनके भी गए उनके जो भी चाहे से प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल वो कौन वाड्रा हो, या सोनिया गांधी हो, या और कोई कांग्रेस के बड़े लीडर हो जो इनका सारा मनी मैनेजमेंट देखते हो, उनके यहाँ क्यों नहीं अभी तक छापा पड़ा, क्यों नहीं वो पकड़े गए? अब उसका भी सबूत कहाँ से? आप तो जगह जगह गली गली चौराहे चौराहे लगे हुए, और अडानी अंबानी के घर पे तो Z+ सिक्योरिटी है। तो वहां से तो सुई भी निकलेगी तो पकड़ में आ जाएगी। तो ये राजनीतिक चीजें हैं सारी। और यही सैम पित्रोदा जी भी जिस तरीके से कहीं ना कहीं या तो वो किसी विदेशी ताकत के प्रभाव में आ गए हैं या क्या है, ये तो जांच का विषय है, उसके बाद ही निकल के आएगी चीज। लेकिन ऐसी चीजों का अब क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत, आप देखिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इस बार मतदान कम होगा, उसके पीछे कारण ही है कि जनता में पॉलिटिक्स को लेकर विशेष रूप से युवा वर्ग में एक निराशा का भाव आया है। और सभाओं में चाहे वो राहुल गांधी की हो, प्रियंका गांधी की हो, मोदी जी की हो, शाह साहब की हो, चेहरे मतलब जो ऑडियंस होती है वो सब वही। आप देखिए बाद में कोई भी मीडिया वाले बात करते नजर आते कि सब हमको तो 300 रुपये खाने में आए हम तो वो भीड़ सिर्फ मीडिया के थ्रू उस भीड़ को दिखाया जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। और उस भीड़ को जो भी भाषण दिया जाता है, चाहे वो उसके आए समझ में चाहे ना आए, उसको मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जाता है कि देखिए आज इस पार्टी के नेता ने प्रचंड प्रहार किया दूसरी पार्टी पर, उस पार्टी के उसने जोरदार हमला बोला। ये मीडिया की भाषा हो गई है। अब इसमें कौन सा हमला बोल दिया, को गोली चला दी, तोप चला दी, क्या चला दी, वाणी के ही तो वार हैं। तो मीडिया को भी ये सोचना चाहिए कि भाई हम जो भी चीज दें उसकी कुछ जांच पड़ताल करके तो दें, कुछ उसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं है उसको सोचें तो सही। बिल्कुल। लेकिन लेकिन अगेन जैसे सवाल कि वही खड़ा मैनिफेस्टो है। वाला अभी झगड़ा चला था, उसके अंदर क्या हुआ? वो जो चीजें नहीं थी वही लोग बोलते रहे, और वो लोग बोलते रहे, और वही मीडिया चलाता रहा, और उससे पूछा भाई तुम क्यों चला रहे हो, कि साहब किसी ने बोला इसलिए चला रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो तो बाकायदा इंटरव्यू में बाकायदा वही बता पूछा रहा हूँ गया ना। तो वापस कि हाँ, भाई तो कौन से पेज पर है ये स्टेटमेंट लाइन, कौन से पेज पर है, जरा बताओ, खोल के दिखाओ ये कहाँ पर है। और सारे बैकफुट पर नजर आए। तो वो तो खैर वो तो समाज तो का ही हिस्सा ये मीडिया अब है, आज की राजीव तिवारी राजनीति जी। ऐसी हो गई है कि किसी के तात्कालिक लाभ के लिए कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, किसी भी जी। भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हमारा तो सैम पित्रोदा जैसे 2019 के बयान के बाद बोले कि ये मेरी हिंदी जो है वो अच्छी नहीं थी इसलिए ऐसा हो तो भाई गया था। आप हिंदी कुछ बोल क्यों रहे हो? आप हिंदी अच्छी नहीं है तो किसी डॉक्टर ने कहा आप हिंदी में बात करो। आप अमेरिकी हो, अमेरिकी में बोलो, इंग्लिश में बोलो ना। यहाँ समझते हाँ, हैं सब लोग। अब लिटरेसी रेट हिंदुस्तान में 70% के नजदीक पहुंच चुकी है। तो राजीव तिवारी जी हिडन एजेंडा क्या है, सैम पित्रोदा को क्या अब ये चाहिए तो इस तरह का पित्रोदा, स्टेटमेंट? ये तो पित्रोदा जी बता सकते हैं भाई हिडन एजेंडा उनका क्या है। मैं जी कैसे जी। बता दूं सब?
जी, लेकिन जो समझ में आता है, जो तस्वीर दिखती है कि इस वो तरह से ये तस्वीर आती है, ताना-बाना वो होना जा रहा अभी है। मेरे अलावा 4 विद्वान और 5वीं आप हैं, सब बैठे हैं, सबने जो बोला उससे जो भी बात है वो सबके समझ में आ रही है। जी, जी, जी। तो जो बात समझ में आ रही है कृष्ण कुमार जानू जी, वो साफ-साफ बता रही है कि भई प्रधानमंत्री जी को आपने चुनावों में, बीजेपी को आपने चुनावों में एक वो मुद्दा बैठे-बिठाए सैम पित्रोदा ने दे दिया है, जो अभी तक मुद्दा बना नहीं था। अब आप इस मुद्दे से जनता को कितना मतलब जो ये कांग्रेस वाले कहते हैं काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ गई, 3 बार चढ़ गई, ये वाला मुद्दा तो बहुत पुराना हो गया, सालों सालों पुराना हो गया। तो इससे कितना कुछ हासिल कर पाएंगे। और वाकई में प्रधानमंत्री इस मुद्दे को उठाकर जनता के जनमानस को आने वाले 4 चरणों के मतदान में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव ले आएंगे कि आप वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा देंगे, आने वाले फेजेस में वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा हुआ दिखेगा इससे। मीना जी, इस देश की अस्मिता पर जब भी चोट होती है तो इस देश का नागरिक उसे माफ नहीं करता है। हो सकता है कि न्यूज 24 पर मीना जी को सेम पित्रोदा को सम्मान देने की बात मुझे समझानी पड़े, लेकिन देश की जनता ने जो जो उसके बयान सुने हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि सेम पित्रोदा किस सम्मान का पात्र है। जहां तक बात बची कांग्रेस की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा, ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय यह है कि विदेश में बैठकर इस देश के नेता प्रतिपक्ष कहलाने वाले राहुल गांधी का सलाहकार देश को जिस प्रकार से बांटने की साजिश रच रहा है और मीडिया के कुछ लोग उसे अतिरिक्त सम्मान बनाए रखने की नसीहत दे रहे हैं, ये दर्द का विषय है। कहीं न कहीं सम्मान उसी को मिलना चाहिए जो सम्मान का पात्र है। यहाँ पर सेम पित्रोदा ने देश को नस्ल भेद में बांटने की कोशिश की है। क्षेत्र के आधार पर जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, कांग्रेस हो सकता है उससे पल्ला झाड़ ले, लेकिन हकीकत तो नहीं बदल जाती। जब उसने बयान दिया वो कांग्रेसी था। उसने इस्तीफा तब दिया जब भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता ने उस पर आवाज उठाई। इस्तीफा देने से उसकी मानसिकता नहीं बदली है, उस मानसिकता से कांग्रेस का नाता नहीं टूटा है और कांग्रेस ने उससे इस्तीफा मांगा नहीं, उसने खुद ने दिया है। ये इस बात का संकेत है कि वो कांग्रेस को डिफेंड कर रहा है। जब विषय बाहर चला गया और बहुत से लोगों ने आलोचना की तो वो अपनी भूमिका बदल रहा है। ये कांग्रेस की कूटनीतिक फितरत देश की जनता अच्छे से समझ रही है। आने वाले 4 चरण में उस बात का जब रिजल्ट आएगा तो आपको भी अनुभूति होगी। जी, आपको लगता है कि इसका फायदा होगा, लेकिन आपने कहा विपक्ष का नेता खुद को कहने वाले, वो खुद को भले ही कहे, आप तो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप कैसे बोल रहे हैं कि वो खुद को विपक्ष का नेता कहते हैं कि नहीं कहते हैं? राहुल गांधी आज की तारीख में एक सांसद है, आप उन्हें उसी की तरह से व्यवहार करें, ज्यादा अच्छा नहीं होगा? बिल्कुल, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ राहुल गांधी की फोटो देखकर मानना पड़ता है, क्योंकि वो कांग्रेस में कोई हैसियत नहीं रखता है, फिर भी फोटो उसी का छपता है। ना तो केसी वेणुगोपाल का छपता है, ना कांग्रेस के बाकी महामंत्रियों का, यानी कि उनकी बहन का छपता है। केवल अध्यक्ष के साथ राहुल का छपता है। इस बात का संकेत है कि कांग्रेस राहुल के इशारों पर कठपुतली बनकर नाच रही। कुमार जानू जी, किसी को भी सम्मान से, शब्दों से, हमारे यहाँ तो कम से कम राजस्थान में तो ये शैली नहीं है, व्यवहार की भाषा ही नहीं है। तो मैं दोबारा आपको उसी बात को कह रही हूँ कि आपके पार्टी के खिलाफ विपक्ष में जो शख्स है और विपक्ष का सांसद है, उसके लिए भी शब्दावली का ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बहरहाल मीना जी आपका सुझाव अच्छा है, लेकिन यही सुझाव आप राहुल गांधी को क्यों नहीं देते जब आप प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक बोलते हैं? उस समय आपके मुंह में दही क्यों जम जाता है? आप केवल भाजपा के प्रवक्ताओं को, कार्यकर्ताओं को सुझाव दे रही, कांग्रेस के नेताओं को भी बोलिए। किसने कहा कृष्ण कुमार जानू जी कि हमने राहुल गांधी को ये सुझाव नहीं दिया है? चेक कर लीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सबको समय समय पर नसीहत देनी पड़ती है कि भाई शब्दावली का इस्तेमाल आप ध्यान से करें, आप देश के प्रधानमंत्री पद को तो देखें। तो ये बात तो सब पर लागू होती है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे सरपंच हो। अरे मीना जी, मैंने अब तक की चर्चा में ऐसा कौन सा शब्द बोला जो संवैधानिक मर्यादा के बाहर जाता है, और कौन सा ऐसा शब्द का उच्चारण किया जिससे किसी का मान सम्मान आहत होता है? फिर भी आप सुझाव के लिए सुझाव दे रहे हैं, ये आपकी सुपरमेसी है। आप चर्चा कुछ
सुनिएगा, जब अपन चर्चा खत्म कर देंगे उसके बाद, फिर आप खुद तय करिएगा कि कितना सही है और कितना नहीं है। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, ये जो सैम पित्रोदा ने सत्तारूढ़ पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को एक और मुद्दा दिया है, इससे बीजेपी को कितना फायदा आने वाले चरणों में आप देखते हैं, और कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान? मीना जी, क्योंकि चुनाव चल रहा है और 3 चरण पूरे हो गए, चौथा चरण में जा रहे हैं और 284 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। आधा चुनाव हो चुका, अब आधा चुनाव बाकी रह गया। अब देखिए, सैम पित्रोदा की बार बार बात आ रही है, तो अब डोभाल की बात भी करनी चाहिए जानू जी को, कि डोभाल भी बहुत सारे कुछ कर रहे हैं आज, और बाद में बहुत सारी रहस्य खुलेगा, बाद में आपको पता पड़ेगा कि उन्होंने क्या क्या कर दिया। आप उनकी चर्चा नहीं करते। सैम पित्रोदा ने भारत को बहुत कुछ दिया भी है। अब ये बात मत कीजिए कि कुछ दिया नहीं है। उस जमाने में जब राजीव गांधी थे तो कभी मोबाइल फोन की बात करते थे क्या आप? मैं तो देखा था कि राजेश पायलट इतना बड़ा मोबाइल फोन आकर के बात करते थे तो एक अच्छा लगता था। आज आप जेब में रख के बात करते हो ना, तो ये देखिएगा उपलब्धियों को। देखिए, वो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत विविधता का देश है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अगर साउथ के लोग अफ्रीकन जैसे लगते हैं, या जिस तरह से जहाँ के वहां का अगर चीनी है, तो और उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम चीनी हो जाएंगे, हम अफ्रीका वाले हो जाएंगे, क्योंकि देखिएगा अभी चुनाव में मुद्दों की कमी पड़ रही होगी प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी उस व्यक्ति से की चर्चा कर रहे हैं जो कि इस्तीफा दे चुका। वो कांग्रेस का जिसका अफेयर्स कमेटी का था, उसने चेयरमैन इस्तीफा दे दिया। और देखिएगा अब बीच में प्रवेश आ गया किसका? देखिए, प्रियंका गांधी की चर्चा आप कर रहे थे, प्रियंका गांधी के हस्बैंड का आजकल चर्चा ज्यादा होने लगी है। वो कहने लगे कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा तो राज्यसभा में चला जाऊंगा। तो एक नई चर्चा का विषय देखिएगा वो आ गया है सामने। अब देखिएगा, मैं देख भी रहा था कि देखिएगा जो 23 अप्रैल को एक बयान दिया था उन्होंने। अमेरिका में एक सिस्टम है कि अगर किसी की वारिस कोई खत्म हो जाता है तो उसकी जो संपत्ति होती है 55% तो सरकार ले लेती है और 45% उसके वारिस को दे दी जाती है। वह नियम है। अब यहाँ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक गाय छीन लेंगे, मंगलसूत्र भी छीन लेंगे, पता नहीं क्या क्या कह दिया। अब ये देखिएगा, वो उनका कहने का मतलब ये नहीं था। अमेरिका में जो सिस्टम है, यहाँ पर चर्चा की जानी चाहिए। यदि क्योंकि देखिएगा, और वो चर्चा होती है तो बहुत बड़े 3-4 ही लोग की जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं आजकल प्रधानमंत्री जी अडानी और अंबानी के खिलाफ, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं कि कितना चंदा किसने ले लिया नहीं ले लिया, ये चर्चा का विषय नया बन रहा है। तो उनकी संपत्ति अगर कहीं चला जाता है, जगह अंबानी परिवार में अगर मुकेश अंबानी की अगर कुछ हो, भगवान उनके लंबे आयु दे, अगर हो जाता है तो 55% सरकार ले लेगी और 45% वारिस को मिलेगी। तो चिंता का विषय तो बहुत अलग तरह का है जानू जी। आप उसकी चीजें कल्पना नहीं कर सकते कि वो कहाँ की चर्चा कहाँ चली जा रही है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप देखिएगा 10 मई को उन्होंने सिख विरोधी वाला बयान दे दिया था। 1984 के दंगे की बात हो गई थी। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जो दंगे फैले थे, राजीव गांधी और बहुत सारे कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट आता है। तो इसमें दिल्ली में आपको चुनाव में छठे चरण में जाना है, तो लाभ कैसे मिलेगा? तो ये अगर चर्चा नहीं करोगे तो लाभ कैसे मिलेगा? सिख कैसे आपकी तरफ आ पाएंगे, आकर्षित हो पाएंगे? तो ये 10 मई का बयान है। फिर वो ये देखिएगा, मिडिल वालों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा। मिडिल वालों पर टैक्स लगता है ना, आयकर कौन टैक्स देता है? मिडिल वाले टैक्स देते हैं। फायदा किसको मिलता है? जो टैक्स नहीं देते उसको मिलता है। ये चर्चा का विषय है। 6 अप्रैल का बयान है। अब देखिएगा, फिर वही वाली 6 जून का बयान की बात कर लो कि राम मंदिर, शिव मंदिर कोई भी बना लो, कितना रोजगार किसको क्या मिलेगा? क्योंकि वोटों की राजनीति में तो आपको फायदा मिलेगा। ये सैम्प्रत के बयानों के आधार पर अगर राजनीति हो रही है, क्योंकि वो तो प्रवासी है, अमेरिका में रहता है आजकल, तो यहाँ तो रहता ही नहीं। क्योंकि राहुल क्या देखिएगा, राजीव गांधी ने बुलाया था और उससे देकर के बहुत सारी चीजें चला गया। अब वो विदेश में रहता। अभी जब गए थे, देखिएगा, ये देखिए, राहुल गांधी मिलकर के आए थे और उसने विदेश में जाकर के इंटरव्यू दिला करके इंटरनेशनल स्तर पर राहुल गांधी को निखारने का प्रयास किया था। अब देखिएगा, उनकी बयानों को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस विवादित हो जाएगी और कांग्रेस को चुनाव में नुकसान हो जाएगा, इसलिए इस्तीफा भी दिलवा दिया। अब देखिए, ये सारी बातें कांग्रेस ने कहा है कि हम उनका व्यक्तिगत बयान है इसलिए हम उनको नहीं करते। अब ये चर्चा का विषय प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं, क्योंकि देखिए, राजनीतिक चर्चा का विषय वोटों की राजनीति से संबंधित है। अब कितना लाभ किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, जब देखिएगा 3 चरण होने के बाद आधी लोकसभा का चुनाव तो हो चुका, अब आधी बाकी रह गई।
अब देखिए एक जो चुनाव चौथे चरण में चुनाव है वो बड़ी संख्या में चुनाव है, उसके बाद तो छोटे छोटे उसके बाद में होता रहेगा। तो ये चुनावी परिप्रेक्ष्य में लाभ लेने का उद्देश्य जो प्रधानमंत्री इस प्रकार से कहते हैं कि मुझे सपना आया था या मुझे मीडिया ने कहा था कि हर साल प्रधानमंत्री बनेगा अगर एनडीए का गठबंधन सरकार में आ गया, सब चीजें देखिएगा वो बहुत उनके देखिए उनके पास संसाधन बहुत है और उनको राय देने वाले भी बहुत हो सकते हैं। राहुल गांधी को कम राय देने वाले होंगे क्योंकि वो निश्चित तौर पर जिस स्तर पे कामकाज नहीं कर पाते जो होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का होता है बहुत सारी चीजें उसके पास होती है। इसलिए देखिए पत्र लिखते दूसरा जब चरण आता है तो कैंडिडेटों को पत्र लिखते हैं, कैंडिडेट की रूपरेखा बताते हैं पहले पैरे में, दूसरे पैरे में खुद की उपलब्धि बताते हैं, तीसरे पैरे में कहते हैं चुनाव कैसे लड़ा जाए और कैसे जीता जाए। ये सब चीजें जरूरत है। इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें आ गई है जो कि दिखती नहीं है। अब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दो ही रणनीतिकार है भाजपा के, और वो रणनीति किस प्रकार के इम्प्लीमेंट करके क्या कहना चाहते हैं। अब देखिएगा गृह मंत्री जी किस तरह का भाषण देते हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आप अपनी कमियों को तो कभी बताओगे, आपने अपना एजेंडा पूरा किया और तो अपना एजेंडा जो जो किया चीज आपको बतानी पड़ेगी और बताओगे तो निश्चित रूप से आपको कहना नहीं पड़ेगा फिर हिंदू मुस्लिम कर दो, क्योंकि 15% अपना ऑडियो ऑफ कर लो। भाजपा को बढ़ने से 2% ज्यादा बढ़ जाता है, बुराई करो 85% वोट कैसे कब्जा करो, ये सब रणनीति का हिस्सा है। और रणनीति के तहत चुनाव में देखिएगा हर रणनीति सफल होती है ये पता नहीं। राहुल गांधी ने भी देखिए ख्याली पुलाव तो पकार के सामने पेश कर दिया कि हमारी सरकार आएगी तो ये सब देंगे किसे, ये अभी तय नहीं है। ये निश्चित रूप से कि हमारे संसाधन कितने और कैसे कर पाएंगे। देखिए फ्री की मत बांटिए, प्रधानमंत्री जी 85 करोड़ लोगों को नहीं चाहिए 5 किलो अनाज दाल और ये सब, उनको बंद करो, उनका कोई काम देकर के अगर अच्छा काम कर सकते हो तो करो, क्योंकि 85 करोड़ जनता कह करके भाई हम दे रहा हूँ इसलिए वोट दे दो, ये क्या तरीका है। गरीब को गरीब रखना चाहते हो आप भी, उसको गरीब की स्थिति को सुधारना नहीं चाहते हो। तो ये सब चीजें मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही है चुनाव में। केवल ने ये कह दिया हमको वोट नहीं मिलेंगे, वो तो चीनी बता रहा है, उधर वो अफ्रीकन बता रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें ऐसी करना चाहते हैं विदेशी को लेकर के हम अपने देश की चर्चा करने लगे, क्योंकि वो तो वहां का नागरिक भी है और इसी स्थिति में हम उसको लेकर के क्यों चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी से बहुत बड़ा जुड़ाव है सैम पित्रोदा का, और श्याम जी प्लीज अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, इस समय जब चुनाव के 3 चरण हो चुके हैं और लगभग आधी सीट पर जो है वो मतदान हो चुका है, उसके बाद भी मुद्दों की तलाश जारी है। इसका मतलब 10 साल में आपने जो काम किया वो एक तरफ और चुनावी मुद्दों की तलाश एकदम दूसरी तरफ। मीना जी बिल्कुल सही है आपका ये कहना। अरोड़ा का एक लाइन कहना चाह रहा था, देखिए सैम पित्रोदा भी गुजरात में पैदा हुए थे, इसलिए गुजरात वाले को चर्चा करके अपना पक्ष मजबूत करना चाहते हैं। गुजरात में पैदा हुए थे, ये बात भी सही। वो ऐसा कहते हैं उड़ीसा में पैदा हुए, गुजराती पढ़ने के लिए चले गए थे और उसके बाद उन्होंने गुजराती पढ़ी और फिर उन्होंने इंग्लिश पढ़ी और फिर विदेश गए। इस तरह की कहानी आती है श्याम सुंदर शर्मा जी। बहरहाल डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, मुद्दे की बात। हाँ मीना जी, सबसे पहले तो आपने जो शब्द लपका को लेकर का प्रधानमंत्री मेरे लिए बहुत आदरणीय है और मैं पूरा आदर करता हूं उनके प्रति और कहीं मेरा सम्मान के प्रति नहीं है, मगर मैंने जो बोला उसका समर्थन मेरे भाई तिवारी साहब ने हमला के जो शब्द लाकर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी जो अखबार की भाषा है आजकल उसमें किस तरह की शब्दावली चल रही है। फिर भी आपको थोड़ी ठेस पहुंची उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं कि लपका वर्ड से मेरा उनका मतलब ये नहीं है। और दूसरी बात, आपने जो मुद्दों की तलाश की बात की है मीना जी, ये बिल्कुल सच है कि अपनी जो शुरू में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भाई जगदीश जी भी थे, तिवारी साहब भी थे, तब भी हमने ये कहा था कि इस चुनाव से मुद्दे पूरी तरह से गायब है। मुद्दों की तलाश आज तक जारी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो हार्ड लाइन नीति थी उसको उसने काफी हद तक छोड़ा था। ये बात पहले भी हुई थी क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी काशी, मथुरा और समान नागरिक संहिता
और इस तरह के जो बिंदु हैं उनको लेकर काफी चर्चा करती रही है। अब की बार उसका सारा फोकस एक राम मंदिर निर्माण पर आके अटक गया। जो लोग सोच रहे थे कि अब की बार और भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव, 10 साल हो गए तो एग्रेसिव होके आएगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने कोशिश जरूर की, मीना जी, उन्होंने कहा ये तो अभी टेलर था, झांकी तो अभी पूरी बाकी है। ये उन्होंने बोला कि इसका मतलब ये था कि जो मैंने अभी तक किया उससे बहुत अधिक हम आगे करने वाले हैं। मगर वो एक शब्द की लाइन, एक जो लाइन है ये, वो उतना प्रभावित नहीं कर सकी, क्योंकि जो हमारा जो सिस्टम है, जो जिस तरह के हमारे यहाँ की डेमोग्राफी है, जिस तरह के यहाँ पे जनमानस है, उसके अंदर जो लोग सुनना चाहते थे, वो जो उनके मन को तासीर दे, उनको जो अच्छा लगे, वो जो चाहते थे, क्योंकि दोनों तरफ से कुंठाओं का एक बहुत बड़ा ज्वार फटा हुआ है। आप अगर अंदर जाके देखेंगे तो कुंठाएं इतनी भरी हुई हैं, उस कुंठाओं को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। होता अच्छा ये कि दोनों पार्टी उन कुंठाओं को खत्म करती, मगर वो कुंठाएं खत्म नहीं हो रही। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उनको ज्यादातर इस कुंठाओं के बारे में, मगर उन कुंठाओं को अगर खत्म किया जाता दोनों पार्टियों के द्वारा, तो मुद्दों के आधार पर राजनीति होती, जिसके लिए भाई श्याम सुंदर जी ने भी कहा कि मुद्दे ऐसे होने चाहिए। 80 करोड़ लोगों को आप 5 साल के लिए अनाज दे देंगे, ये तो कोई मुद्दा नहीं है ना। आप कब तक देश को इस तरह से चलाएंगे? आखिर टैक्स पेयर कब तक उनका बोझ उठाता रहेगा? और उसका भी एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है, जीएसटी का भी एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है, इससे देश के डेवलपमेंट पे असर आ रहा है। तो लोग ये चाहते हैं कि ऐसी नीति आए देश में जो सर्वांगीण विकास की बात करें। ये नहीं कि आप एक के ऊपर पूरा बोझ डाल दे टैक्स पेयर का और बाकियों को आप आराम देते रहे। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, वरिष्ठ नागरिकों की अपनी प्रॉब्लम्स है, यूथ की अपनी प्रॉब्लम्स है, महिलाओं की अपनी प्रॉब्लम्स है। उन प्रॉब्लम्स को लेकर क्या हुआ? बेरोजगारी, कांग्रेस कोशिश जरूर कर रही है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं बना सकी कांग्रेस। महंगाई को मुद्दा पूरी तरह से जनता के बीच में नहीं बना सकी, जितनी अच्छी तरह से जब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी उसने बनाया था, उसने जिस तरह से आंदोलन किए थे। तो कांग्रेस के अंदर जो मुद्दों को लेकर के जो लड़ने की शक्ति है वो काफी कम है। और दूसरा, इस तरह के बयान बार बार जो आ जाते हैं, शुरू से लेकर आज तक आप पूरा तस्वीर उठा के देख लीजिए, विपक्ष के द्वारा जितने भी मुद्दे दिए गए, परिवारवाद का मुद्दा दिया होगा या इसमें संविधान संशोधन की बात कही गई होगी या और मुद्दे दिए होंगे, वो उतने इफेक्टिव नहीं हुए, जनता के बीच में नहीं चले। जनता के बीच में चलने वाला मुद्दा जो बहुत इजीली जाना पहचाना मुद्दा था, वो सैम पित्रोदा का था। हालांकि चला नहीं, काट की आंधी हो गई, सब कुछ हो गया, मगर एक मुद्दा जो था वो शुरू से चलता आ रहा है और वो अभी भी चल रहा है, उससे हट नहीं सके। तो जो सैम पित्रोदा का मुद्दा आया, ये आगे जाके इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा वो नहीं है, मगर क्योंकि मुद्दों का अभाव है तो इस तरह के मुद्दे इस समय आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। अभी 2 चरण, ये 4था चरण होगा, उसके बाद 2 चरण और होंगे, 7 चरण है तो अभी 3 चरण होंगे चौथे के बाद में। तो ये मुद्दे भी 2-3 और निकलेंगे इस तरह के, कोई ना कोई बयान विपक्ष देगा और जिसको भारतीय जनता पार्टी पकड़ेगी और उसको एक फिर मुद्दा बनाएगी, क्योंकि मुद्दों की तलाश है। और जैसा जगदीश जी ने कहा, जैसा राजीव जी ने कहा और भाइयों ने मेरे कहा, वो मुद्दे लगातार आएंगे और भारतीय जनता पार्टी उसको पकड़ेगी। बनिस्पत कांग्रेस को ये चाहिए कि वो अपने यहाँ से, या विपक्ष ये करे कि अपने यहाँ से इस तरह के जो मुद्दे हैं जिसको विपक्ष पकड़े, उसके ऊपर ध्यान दे कि इस तरह के लूज टॉक कर या इस तरह से लूज बॉल फेंक कर विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को मौका ना दे। जी, प्रतीक सिंह जी। देखिए, मैं अभी जो डॉक्टर बाकी मनीष सभी बोल रहे लोग थे वो अपना बिल्कुल ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज। जी प्रतीक जी मैं बोलिए। मानता हूं कि मुद्दा जो है, मुद्दे के हिसाब से चुनाव चल रहा है, लेकिन जो मुद्दा वाक्य में जो मुद्दा विहीन है, वो जो सत्ता है वो मुद्दा विहीन हो गई है, क्योंकि उन्होंने कोई काम किए नहीं।
10 साल की सरकार के बावजूद भी उनको कभी सैम पित्रोदा का मुद्दा पकड़ना पड़ रहा है, कभी अंबानी और अडानी का मुद्दा पकड़ना पड़ रहा है, कभी और कोई मुद्दा, कभी बोल रहे हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी बोल रहे हैं गाय छीन लेंगे, कभी बोल रहे हैं भैंस छीन लेंगे। तो मुझे लगता है कि जो जो सत्ता पक्ष है वो मुद्दा विहीन है, वो चुनाव के अंदर कोई भी एक मुद्दा अपना 10 साल की उपलब्धि बता नहीं पा रहे, क्योंकि 2014 और 2019 में जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने वादा किया था काला धन वापस लेकर के आएंगे, वो वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, वो वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने बोला था गंगा की सफाई करवा देंगे, वो वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने बोला था किसान की आय दुगनी कर देंगे, वो 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है। इन्होंने बोला था महंगाई कम कर देंगे, वो वादा पूरा नहीं हुआ। 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल का वादा किया गया था, वो पूरा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष के पास में मुद्दा नहीं है। रही बात विपक्ष की या कांग्रेस पार्टी की, तो हम चुनाव के पहले से, चुनाव की शुरुआत से और अभी तक महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, क्योंकि मुनेश जी ने जिस तरीके से जिक्र किया कि 80 करोड़ लोगों को जो देना पड़ रहा है, वो देना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि 16 लाख करोड़ कॉर्पोरेट का भी माफ हुआ है, तो सभी तरफ को देना पड़ रहा है। आप देखिए देश के अंदर बोल रहे हैं कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गई, उसके बाद में कर्जा 3 गुना बढ़ गया, जीएसटी से कलेक्शन आया जा रहा है, पेट्रोल डीजल से लगातार लूट चल रही है और कर्जा भी बढ़ रहा है। तो ये जो अर्थव्यवस्था के साथ में मिस कम्युनिकेशन, मिस मैनेजमेंट जो हुआ है, उस वजह से इस देश की स्थिति आज ये हो गई है कि आर्थिक विषमता जो है वो बढ़ती जा रही है। आप सोचिए कि मात्र 1% लोगों के पास में देश की 70% वेल्थ है, तो अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी यही मुद्दा लेकर के चल रही है कि महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, आर्थिक विषमता कम हो, उसके बाद में जो जो लोग हैं उनको काम करने के लिए अगर एमएसएमई आगे बढ़ेगा तो ही देश ग्रो करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई उपलब्धि है नहीं, तो वो कहीं कहीं से, मैं वापस उन्हीं का शब्द बोलूंगा कि कहीं ना कहीं से कोई मुद्दा लपकते हैं वो, और उसके उसके बाद में वो बोलते हैं मुद्दे को, और उसके बाद में वो उस मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता अब इस बार उनसे कनेक्ट कर नहीं पा रही है। जी, एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ आपको। सोशल मीडिया पे एक बहुत जाने माने एंकर नए उभरे हैं और उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और उस वीडियो में लिखा कि एक फातिमा है, एक महिला है जो कि बहुत अच्छे से मीट खाती हैं और मोदी राज में मीट खाने वालों को भी पूरी फ्रीडम है। ये वीडियो जारी करना कितना सही था, नहीं था, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि उस विषय में लिखा गया था कि वो महिला कहती है मैं तो मीट अच्छे से लपक लेती हूँ। तो मुझे वो लपकना शब्द, मीट भी लपक लेते हैं, प्रधानमंत्री मुद्दे भी लपक लेते हैं, तो मुझे लगा कि इसलिए मैंने डॉक्टर मुनेश अरोड़ा आपको करेक्ट मतलब मुझे लगा कि ये शब्द जो है, मतलब शब्दों, हम तो शब्दों की दुनिया में है, शब्दों की गरिमा हमारा सम्मान है और हम शब्दों का जितना सम्मान करेंगे शायद हम सब और ज्यादा बेहतर। बहरहाल ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आज जो कोशिश सैम पित्रोदा की तरफ मीना से जी, लपकना शब्द पे मैं बता दूं कि लपकना शब्द जो है ये असंसदीय नहीं है। क्रिकेट में कैच भी लपका जाता है, क्रिकेट में कैच भी लपका जाता है, लेकिन मीट को लपकना कैसे होगा? वो तो लिक्विड होता है थोड़ा बहुत उसमें। तो वो अगर कोई उसको गलत सेंस में बोलता है लपकने को, ऐसे तो अपने यहाँ भी जो सिरेडोरी बाजार या हवा महल के सामने लपका शब्द का विदेशी सैलानियों के लिए कहा जाता है कि वो उनको लपक लेते हैं। तो ये जानते हैं। हाँ, तो वो लोकल लैंग्वेज के हिसाब से है, लेकिन लपका जो है वो कैच का एक हिंदी शब्द है। तो वो किसी भी चीज को कैच करना, हाँ, तो वो एक गलत शब्द नहीं है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है बनिस्बत की वो सही मायने में हो। बिल्कुल 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 ठीक है आपकी बात। तो समय हो चुका है, नहीं तो मैं कृष्ण कुमार जानू जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। कांग्रेस पार्टी ने इनसे पल्ला झाड़ लिया है, तो पल्ला झाड़ने से कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें कम पार्टी ने करने का रास्ता देख लिया है, लेकिन आप अब इस मुद्दे को आने वाले चुनाव, आने वाले जो फेजेस हैं उनमें लगातार भुनाते रहेंगे कि नए मुद्दों की तलाश अभी जारी रहेगी? बहुत संक्षेप में। मीना जी दोनों काम है जो बराबर चलते रहेंगे। कांग्रेस से बहुत से लोगों ने पल्ला झाड़ा है, बहुत से एंकर जो कल तक कांग्रेस के लिए डिबेट में आते थे अब भारतीय जनता पार्टी के लिए आते हैं। कुल मिलाकर सारी प्रक्रिया में कांग्रेस पल्ला झाड़ करके
अंत में माँ, बेटे, बेटी और दामाद 4 बचेंगे, इस बात से इनकार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ दिखाया जा रहा है और जो कुछ समझाया जा रहा है और उसके पीछे जो कुछ साजिशें रची जा रही हैं, उनके फर्क को आप समझें, और इसीलिए हम हर दिन उस विषय को आपके समक्ष रखते हैं जो आपसे सीधे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। अब लोकतंत्र के इस महापर्व में जो 4 फेजेस के चुनाव अभी बाकी हैं, उनमें आप इन सब मुद्दों से प्रभावित होने की बजाय आपके अपने मुद्दों को अहमियत दें और इस चुनाव में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी बढ़ाएं। इसी के साथ नमस्कार।